फायरवॉल और सिक्योरिटी के बारे में कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए जो है हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल सिक्योरिटी हो, सर्वर प्रोटेक्शंस की बात हो, मोबाइल सिक्योरिटी हो, नेटवर्क प्रोटेक्शंस हो, है ना। तो ये सारी के सारे बहुत तरह के तरीके हैं जिसके जरिए हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जो है सिक्योर कर सकते हैं हमारे नेटवर्क्स को। आज का और एक कल का सेशन और बचा है ना, यस सर। थ्योरेटिकल वाला, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल है। ठीक है, जी सर। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना, कॉल आ रही है, मैं जरा आपको वापस अटेंड करता हूँ ना, लाइन पे रहना। ओके, सॉरी चेतन, थोड़ा सा कॉल आ गया था यार, बहुत इंपॉर्टेंट था। यस सर। ओके, चलो, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटी आज की डेट में या आने वाले फ्यूचर में बहुत ही मैटर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पे आज जितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उनसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी के मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जिनका भी हम इस्तेमाल कर सकें, हम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज ये फायरवॉल और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में ही हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है,
तो आगे चल के इसके लिए स्पेशल ट्रैक्स अवेलेबल हैं। हालांकि अभी सिस्को ने तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी बहुत ही एसेंशियल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है क्या? तो सिक्योरिटी इज एन एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट यूजेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर नेटवर्क एंड डेटा, है ना। सिक्योरिटी क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ कमांड्स है, एक ऐसा डिजाइन किया गया प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट है जो हमारे डेटा को, जो है, जो नेटवर्क में हमारे डेटा चलता है, ट्रेवल करता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सिक्योर करके रखने के लिए हम जो है हमारे नेटवर्क और पूरे उसकी जो यूजेबिलिटी है उन दोनों के ऊपर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ये जो है सिक्योरिटी जो है दोनों तरह से हो सकती है। आप सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी जो है लगा सकते हो। दोनों ही तरह से हम अप्लाई करते हैं। से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे हर सिस्टम के अंदर एक फायरवॉल आता है ना, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड होता है। तो वो फायरवॉल जो है अगर हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर में एनेबल कर देते हैं तो कोई भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट तो एक्सेस होता है, लेकिन कोई भी जो है हमारे कंप्यूटर के साथ में पिंग करने की भी अगर कोशिश करे तो उसको वहां पे पिंग नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में और बताऊं तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए जो है पूरे नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है, कौन से पैकेट हार्मफुल है, कौन से पैकेट यूजफुल हैं, कहां पर कितना लोड बढ़ रहा है, कहां पे ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स जो है मॉनिटरिंग के अवेलेबल है। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्को के या जूनिपर के, बाकी कई सारे वेंडर्स के राउटर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर में जो है हम ACL क्रिएट करके, एक्सेस लिस्ट कंट्रोल क्रिएट करके जो है हमारे नेटवर्क के अंदर पैकेट फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग जो है वो कर सकते हैं। या फिर हमारे फायरवॉल्स अलग अलग तरह के हैं, चाहे वो फोर्टिनेट का है ना, सोफोस का है। तो इस तरह के बहुत अलग अलग कंपनियों के खुद के फायरवॉल सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं जिनके जरिए जो है हम हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इफेक्टिव सिक्योरिटी मैनेज एक्सेस टू दी नेटवर्क। जो इफेक्टिव सिक्योरिटी है वो क्या है कि हम हमारे नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो हमें एज अ नेटवर्क इंजीनियर मालूम होना चाहिए, तभी जो है हम उसके अंदर सक्सेस हो पाएंगे, है ना। अगर हमें हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अगर ये चीज पता नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ना। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा और ये है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ डज नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क। जैसे कि अभी बात करा, सिक्योरिटी जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस एट द एंड ऑफ द नेटवर्क, है ना। मतलब यहाँ पे जो नेटवर्क हम यूज करते हैं वहां पे मल्टीपल लेयर्स के ऊपर में जो है ये क्या करते हैं, हम डिफेंसेस करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल लें कि अगर आपकी एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वहां पे क्या होता है कि पहले अगर आपको वहां के कंपनी के ओनर से मिलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गेट से जैसे एंट्री करोगे वहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड रोक देगा, है ना। वो आपसे जानकारी पूछेगा कि किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या पर्पस है। वो फिर आगे अंदर परमिशन लेता है, परमिशन लेने के बाद ही आपको अंदर छोड़ता है। दैट इज सिक्योरिटी लेवल 1। अब सेकंड सिक्योरिटी क्या है कि जब आप उस जगह पे पहुंचते हो, उस ऑफिस के पास में पहुंचते हो, तो वहां पर भी एक एडिशनल पर्सन बैठा हुआ है जो कि एक पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है, या वहां पे भी एडिशनल सिक्योरिटी लगाई जा सकती है। वो क्या करते हैं कि वो आपसे जो है अब बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो आगे इंफॉर्मेशन देते हैं। जब अंदर से आपको बुलावा आता है तब वो आपको अंदर फॉरवर्ड करते हैं कि आप अंदर जाके मिल सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसी तरह से यहाँ पे भी मल्टीपल लेयर्स होती है नेटवर्क के अंदर जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी एनहेंस करते हैं। हम मैक एड्रेस के ऊपर सिक्योरिटी एनहेंस कर सकते हैं, हम यहाँ पे IP बेस के ऊपर सिक्योरिटी एनहेंसमेंट कर सकते हैं, या फिर हम कंटेंट फिल्टरिंग के हिसाब से कर सकते हैं, डेटा की यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना। हम हमारे बहुत टाइम फ्रेम के हिसाब से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज जिसके द्वारा जो है हम नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हम इन सभी के जरिए जो है क्या कर सकते हैं?
कौन से पैकेट को ब्लॉक करना है और कौन से पैकेट को अलाउ करना है, ये सारी चीज जो है हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसी को जो है कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, है ना, ये इसका काम है। अब यहाँ पे हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम नेटवर्क सिक्योरिटी। अब यहाँ पे डिजिटल जमाना होते जा रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो डिजिटल के ऊपर में शिफ्ट होते जा रहा है, इंडिया भी डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहा है। सो यहाँ पे अगर बात करें कि चाहे हम ऑफिस की बात करें या इन पर्सन की बात करें, तो हमारे मोबाइल के अंदर हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जाते हैं तो वहां पे चाहे कंप्यूटर हो या छोटी से छोटे चीज हो, ऑफिस हो या बड़े से बड़ा हो, हर जगह पे क्या है, आपका इंटरनेट एक्सेस है ना। तो इंटरनेट एक्सेस है तो वहां पे हमारी डेटा प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं कि अगर हम हमारी कंपनी के नेटवर्क को सिक्योर नहीं करेंगे तो वहां पर होने वाले ट्रांजैक्शन से, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स या बिलिंग, वहां पे जितने भी तरह की हमारा बिजनेस किस सोर्स से आ रहा है, तो वो सारी चीजें क्या करी जा सकती हैं, हैक करी जा सकती हैं, है ना। तो उनको ये चीज को, हमारा बिजनेस कोई दूसरा ना जान पाए कि हमारे कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी का बिजनेस आ रहा है, हमारा बिजनेस ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, वो सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो है जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी का, तो ये क्या करता है, वहां पे हमें बेनिफिट करता है। अगर हम हमारे मोबाइल की इन पर्सन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम हमारे मोबाइल के अंदर कुछ भी ऊट पटांग ऐप डालते रहेंगे जो कि सर्टिफाइड भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जितनी भी क्लिक्स हो रहे हैं, या फिर क्लिक नहीं, हाँ, हमारे जितने भी फोटो क्लिप्स हैं या वीडियो क्लिप्स हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे मोबाइल के अंदर हम कैप्चर कर लेते हैं, जिसको हम हमारी सिर्फ फैमिली के साथ में या कुछ स्पेशल फ्रेंड्स के साथ में या फिर किसी एक पर्सन के साथ में ही शेयर करना पसंद करते हैं। बाकियों के साथ वो शेयर अगर हम करेंगे तो वहां पे हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो सकता है ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, फोटो के फॉर्मेट में हो, या फिर किसी भी मैसेज के रूप में हो, किसी भी तरह की हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे लिए एक क्या हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर ये किसी के हाथ लग जाए। तो हमारे मोबाइल के अंदर भी हमें क्या करना है, हमारे जो भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो या इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी तरह की हम बड़े नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं कोई पर्सनल लेवल की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे हम नेटवर्किंग पढ़ने आए, तो हम बड़े नेटवर्क्स के अंदर हम कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। पहला होता है एक्सेस कंट्रोल, है ना। एक्सेस कंट्रोल में जो है हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। एक्सेस कंट्रोल है, फिर एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, बिहेवियरल एनालिटिकल है, डेटा लॉस प्रिवेंशन है, ईमेल सिक्योरिटी है, फायरवॉल्स हैं, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम है, फिर मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी है, फिर नेटवर्क सेगमेंटेशन है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट है, वीपीएन है, वेब सिक्योरिटी है, वायरलेस है। ये कुछ इस तरह के ये सारे टाइप्स हैं, अलग अलग ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें से हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके हम इनमें से कोई भी सिक्योरिटी लेवल जो है हमारे नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहली बात आती है एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे नॉट एवरी यूजर शुड हैव एक्सेस टू योर नेटवर्क। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये आपका एक राउटर है, यहाँ पे जो है आपका क्या है, क्लाउड है, यानी कि इंटरनेट यूजर है, और यहां से आप ये राउटर से कनेक्टेड हो, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। यहाँ पे आपके बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये आपका क्या चल रहा है, प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास क्या है, राउटर भी अवेलेबल है ना। आपके पास फायरवॉल नहीं है, ये है स्विच, लेकिन फायरवॉल नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, राउटर है। तो अभी यहाँ पे अगर आपके पास, आपकी कंपनी ने बोला मैं हम फायरवॉल का जो कॉस्ट है वो नहीं उठा सकते, लेकिन अगर आपके पास ये राउटर होते हुए भी अगर आप इसका भी इस्तेमाल ना करो तो वो क्या हो जाएगा, आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर नहीं कहलाओगे। क्यों? ऐसे में अगर आप यहाँ पे राउटर के होते हुए भी यहाँ पे कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करते हो सिक्योरिटी लेवल, इससे होगा क्या,
कोई भी इंटरनेट यूजर जो है वो सीधा क्या कर सकता है, आपके नेटवर्क के अंदर आ सकता है, आपके पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन या किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को जो है एक्सेस करके पूरी इंफॉर्मेशन लेके जा सकता है। अब जो ये एक्सेस कंट्रोल की बात आ रही है, ये हमारे पास राउटर होना चाहिए। राउटर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डाल सकते हैं कि कौन से ऐसे यूजर हैं, कौन सा ऐसा ट्रैफिक है जो हमारे नेटवर्क में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ये स्विच है, इसके अंदर कितने पोर्ट हैं, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 पोर्ट का ये स्विच है। अभी हमारे पास कंप्यूटर कितने कनेक्टेड है, ये 4 कंप्यूटर हमारे पास कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास एक पोर्ट यहाँ पे यूज हो गया, तो एक पोर्ट जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्लैंक ओपन अवेलेबल है। हम क्या करें, अगर उस पोर्ट को क्या करें, इस स्विच को, अगर हमारे पास ये मैनेजेबल स्विच है, तो ये जितने भी पोर्ट हमारे पास यूज नहीं हो रहे हैं उनको क्या करें, हम उनको शट डाउन कर दें। और उससे क्या होगा, शटडाउन करने से क्या होगा, कोई भी अगर बाहर का इंसान आकर कोई भी उसमें अपना सिस्टम प्लग इन करता है तो वो क्या करनी होगा, उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, वो हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सेम वे राउटर के ऊपर कुछ ऐसी लिस्ट हम रेडी कर दें कि भैया ये कंप्यूटर है, इस तरह का जो कैटेगरी का जो ट्रैफिक है वो हमारे पास आना चाहिए और बाकी जो है वो नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये कहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे राउटर के ऊपर एक ACL जो है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं उसको, ACL इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी बाहर से ट्रैफिक आता है ना, उसको यहाँ पे अंदर भेजने से पहले वो लिस्ट जो आपने डिफाइन करी है उस लिस्ट से मैच करता है। अगर आपने जो डिफाइन करा है उसमें अगर वो मैच करता है, वहां पे लिखा है कि वो ब्लॉक करे उस कंटेंट को, तो वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर लिखा है कि नहीं इसको अलाउ कर दो, तो वो क्या कर देगा, अंदर नेटवर्क में ट्रैफिक को आने देगा। अब ऐसा करने से आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आप अटैकर से बच सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूजर हैं उनके डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। दैट इज दी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट। ये चीज कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। अब जब भी हम इंप्लीमेंट करें, जनरली ये चीज देखा गया है कि कंपनीज क्या करती हैं, बजट के नाम पे जो है ना, कि बजट नहीं है इतना, उसके नाम पे क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिक्योरिटी को। अब ऐसे में अगर हम, जो भी IT पर्सन होता है, अब उसकी ऊपर क्या है, एक बर्डन बन जाता है, उसको कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क को सिक्योर करके रखने की इच्छा होती है, लेकिन कंपनी आपको जो है क्या नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे में कभी भी आपको क्या नहीं करना है, जो फ्री के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर अगर फ्री के अंदर भी अवेलेबल है, उनको कभी भी डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना है। उससे क्या होगा, जो फ्री कर दिए गए हैं, जो नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर फ्री हो कर दिए गए हैं, वो फ्री कब किए जाते हैं, जब उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा लूप होल रह जाता है जो हैकर्स को पता चल चुका है ना। तो हैकर्स को उसके अब सपोज को लो, एक एंटीवायरस है ABC, है ना। अब ABC का जो है लाइसेंस कॉस्ट थी पहले 2000 रुपया एक लाइसेंस का। अब यहाँ पे ये 2000 हट के ये क्या कर दिया गया, फ्री करा दिया गया कि भैया ये क्या है, फ्री के अंदर जो है वो अवेलेबल है। अब ऐसा क्यों करती हैं कंपनीज, वो फ्री क्यों कर देती हैं, क्योंकि उनके ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो भी सपोज वर्जन यहाँ पे 2.0 है, ठीक है ना, ये 2.0 वाला वर्जन जो है, उनके अंदर कुछ ऐसा लूप होल है जो हैकर्स को पता चल गए हैं, और उनको ये क्या नहीं कर सकती, ये ABC कंपनी जो है उसको ब्लॉक नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को जो है फ्री के अंदर अवेलेबल कर देते हैं और वहां पे अपने कुछ नए वर्जन जो है वो रिलीज कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम फ्री वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम्स में डालते हैं, वो हम एक क्या करते हैं, एक खुद एक रास्ता बना के दे देते हैं हैकर्स को कि सीधे आओ और आकर क्या करो, हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर हैक कर लो। आई बात समझ में। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, हमेशा लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही डालने हैं एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर में। अगर फ्री की बात करें तो फ्री बिल्कुल भी कभी इस्तेमाल नहीं करने हैं, राइट। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, इस तरह के स्पाईवेयर वगैरह बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, राइट। तो ये चीजें का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं जो खुद की इंप्लीमेंट करती हैं, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करवाती हैं, या फिर वो क्या करते हैं, किसी दूसरी कंपनी से सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो,
कई बार क्या होता है कि उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कोई ऐसा पोर्ट जो है वो ओपन रह जाता है जिसके जरिए जो है हैकर्स क्या करते हैं, उसमें जो है हमारे एप्लीकेशंस के अंदर कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमें जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद की ईआरपी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो चल रही हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना। से फॉर एग्जांपल अगर अभी आप अपने सिस्टम्स, कंपनी के सिस्टम्स के अंदर अगर विंडोज 98 डालोगे, अगर विंडोज 98 डालोगे तो क्या सिक्योर है? वो नहीं है। नहीं। क्यों? अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी, पहली बात माइक्रोसॉफ्ट ने भी इससे क्या हटा दिया, सपोर्ट हटा दिया। यस सर। है ना, विंडोज 98 से सपोर्ट भी हट चुका है। अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, इसको इंस्टॉल करते हो, या विंडोज एक्सपी की बात करूं मैं, विंडोज एक्सपी की अगर बात करूं तो वो भी क्या है, यहाँ पे भी सपोर्ट हटा चुका है माइक्रोसॉफ्ट। ये अभी फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो लोग क्या करते हैं कि फ्री में अवेलेबल है, चलो इसको इंस्टॉल कर लो। लेकिन इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो होगा क्या, इनके अंदर बहुत सारे लूप होल हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो आपको क्या करना है, विंडोज एक्सपी या विंडोज 90 जो है 98 है जो है, उसकी आपको यहाँ पे जो है वल्नरेबिलिटी जो अगर आप चेक करोगे कि क्या क्या है, तो आपको लिस्ट ऑफ ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको इनके लूप होल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। तो अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका मतलब हैकर्स के पास भी अवेलेबल है। तो हैकर्स क्या करते हैं, ये बहुत ही इजी टारगेट होता है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर उसको क्या मिल जाता है, वीक मिल जाता है, जहां पे वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहां पे एंट्री कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वहां पे सीधे सीधे अटैक करते हैं। आया समझ में? तो इस तरह के जो है एप्लीकेशन जितनी भी हमारे पास चल रही हैं, उनको अपडेट रखना, उनके साथ में हमें जो है कंटिन्यू इंटरनेट पे उनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो चेक करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन सिक्योर करना। क्योंकि अगर हमारा कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई भी लूप होल है तो वो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर बात करें बिहेवियरल एनालिटिकल, अब ये क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम्स के अंदर जो है क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर फायरवॉल लगा देते हैं, राइट? ये फायरवॉल के अंदर जो है आपने एक सेट ऑफ कमांड डाल दी कि ऐसा 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 हो, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रैफिक को, इसको लिस्ट को देख के ही अलाउ करना है या ब्लॉक करना है। ठीक है ना? तो लेकिन कई बार क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल कि आपके जो स्टाफ है या आपके नेटवर्क का यूज जो है वो सबसे ज्यादा कब होता है, सुबह 8 बजे से लेके रात को सपोज कर लो 6 बजे तक होता है ना? सुबह 8 बजे से लेके सुबह शाम को 6 बजे के बीच में जो है आपका ट्रैफिक कैसा रहता है, हाई ट्रैफिक रहता है। ठीक है ना? ये हाई ट्रैफिक होने के चक्कर में क्या है, आपका जो फायरवॉल जब आप इंप्लीमेंट करते हो ना, तो अब फायरवॉल जो है हमारे नेटवर्क के जो बिहेवियर है ना उसको भी मॉनिटर करता है। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा है टू डिटेक्ट एबनॉर्मल नेटवर्क बिहेवियर यू मस्ट नो व्हाट नॉर्मल बिहेवियर लुक लाइक, है ना? बिहेवियरल एनालिटिकल टूल ऑटोमेटिकली डिसर्न एक्टिविटी दैट डेविएट फ्रॉम दी नॉर्म्स। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि ये जो बिहेवियरल एक्टिविटी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें भी पता होना चाहिए एज अ नेटवर्क इंजीनियर कि हमारे नेटवर्क में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो कब इंप्लीमेंट होता है, कब से कब तक रहता है, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो अगर हमने फायरवॉल सिस्टम लगा के रखा है तो बहुत बढ़िया चीज है कि फायरवॉल क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारे जो नेटवर्क के बिहेवियर है ना उसको मॉनिटर करते रहते हैं। अब हमारा ट्रैफिक कब से कब तक जा रहा है हाई, वो 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो है हाई ट्रैफिक जाता है। लेकिन अब सपोज कर लो किसी दिन जो है आपका ट्रैफिक जो है वो क्या 6 बजे के बाद जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए उसका ग्राफ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 6 बजे के बाद जो है हाई ट्रैफिक हो गया, है ना? तो यहाँ पे जितना ट्रैफिक जा रहा है उसके बाद भी यहाँ पे और ट्रैफिक हाई जा रहा है। तो ये जितने भी फायरवॉल सिस्टम्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसको एबनॉर्मल बिहेवियर मानते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर मान के वो क्या करते हैं, कुछ पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं या ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे फायरवॉल्स हैं जिनके अंदर ऑप्शंस होते हैं नोटिफिकेशंस के। तो वहां पे अगर एबनॉर्मल बिहेवियर कभी भी उसको लगता है
वो क्या करता है, नेटवर्क इंजीनियर्स जो भी उनका ईमेल आईडी है या उनके मोबाइल नंबर से उनके ऊपर क्या कर सकते हो, एसएमएस के जरिए आप इंटीग्रेशन कर सकते हो कि अगर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है नेटवर्क के अंदर, वो आपको अलर्ट दे दे मैसेज के द्वारा और ईमेल के द्वारा, राइट। तो ये अगर ये फायरवॉल सिस्टम्स लगे हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजों को मॉनिटर करके क्या करते हैं, उसके बिहेवियर के हिसाब से खुद भी कई बार डिसीजन ले लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर नेटवर्क। आया समझ में? yes. तो ये चीज भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है डेटा लॉस प्रिवेंशन। अब डेटा लॉस प्रिवेंशन की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम हर कंपनी के अंदर एक सेंसिटिव डेटा होता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क नहीं जानी चाहिए। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक राउटर लगा हुआ है या फिर आप सब मान लो फायरवॉल लगा हुआ है, ये फायरवॉल इस राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर किससे कनेक्टेड है, आपके क्लाउड से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे आपके नेटवर्क के अंदर जो है कुछ कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर लग बने हुए हैं। अब ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए जो है वो किसका है, ये अकाउंट्स का कंप्यूटर है ना। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये फ्रंट ऑफिस वाले का कंप्यूटर है। ये किसका है, ये बैक ऑफिस वाले का कंप्यूटर है। अब ये आपका कोई एचआर का कंप्यूटर है। अब ये बताओ कि इसे में एचआर की इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैक ऑफिस की इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, अब फ्रंट ऑफिस वाले के लिए फ्रंट ऑफिस की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स वाले के लिए उसमें उसकी इंफॉर्मेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके पास है, अकाउंट्स, राइट। अकाउंट्स के पास क्यों है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किसके पास है, वो अकाउंट्स के पास है। अगर कोई बैलेंस शीट बन रही है या कोई भी ट्रायल बैलेंस वगैरह जनरेट होते हैं वो कहां से हो रहे हैं, ये अकाउंट्स वाले सिस्टम के पास अवेलेबल है। तो अगर सपोज कर लो यहाँ पे आपके पास एक कॉमन नेटवर्क है, तो एक कॉमन नेटवर्क के अंदर आप क्या चाहते हो कि ये जो फ्रंट ऑफिस वाला कंप्यूटर है, ये जो बैक ऑफिस वाला कंप्यूटर है या एचआर वाला कंप्यूटर है ना, यहां से कोई भी ऐसा वर्ड जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस आए या लेजर बैलेंस आए, ठीक है, या फिर आपका क्या है बैलेंस शीट आए, बैलेंस शीट करके अगर कोई भी वर्ड आता है तो इनमें से क्या होना चाहिए, ये पैकेट यहां पे ड्रॉप हो जाना चाहिए। ये यहां जाके फायरवॉल के पास क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉप हो जाना चाहिए। क्यों, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसके राइट्स किसके पास होने चाहिए, सिर्फ ये वाले सिस्टम के पास, सिर्फ अकाउंट्स के पास होने चाहिए। अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, नेटवर्क से बाहर भेज रहे हैं, जो वो ऑथराइज नहीं है, राइट। तो ये जो इस तरह का जो हम प्रोटेक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन। फ्रंट ऑफिस वाले के लिए भी कुछ ऐसे उसके खुद के बिजनेस वाले ईमेल्स हो सकते हैं, है ना। तो वो क्या कर सकें, जैसे अब आपके कंपटीटर हैं, से फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपटीटर है, उसका ईमेल आईडी है abc, है ना, abc एट सपोज को लो gmail.com है कोई, तो ये आपको मालूम है कि ये किसका आईडी है, आपके कंपटीटर का है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है इस ईमेल आईडी पे कभी जानी नहीं चाहिए। आप क्या करोगे, ये वाला जो है आपके फायरवॉल के ऊपर क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे कि अगर ये ईमेल आईडी के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है कहीं से भी, वो क्या हो जानी चाहिए, ब्लॉक हो जानी चाहिए। और उसका नोटिफिकेशन किसके पास आना चाहिए, आपके नेटवर्क एडमिन के पास आना चाहिए या फिर जो भी कंपनी का ओनर है उसके पास जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये आपके डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम्स है। आया समझ में? तो ये भी हमारा जो है एक नेटवर्क की क्या कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी कर रहे हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट, ये चीज। इसके बाद आता है ईमेल सिक्योरिटी। मैं बताऊं, ईमेल सिक्योरिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईमेल जो है वो सबसे पहला टारगेट होते हैं किसका, हमारे हैकर्स का। जितने भी हैकर्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, ईमेल्स का करते हैं, आपके नेटवर्क के अंदर एंट्री करने के लिए। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि
ऐसा एक सोफेस्टिकेटेड फिशिंग अटैक करते हैं जो कि आपको लगता है कि वो वाकई यार सही चीज है। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अब वो जिसको भी अटैक करना है, जैसे आप अपनी कंपनी के आईटी वाले हो, है ना, तो आईटी वाले के पास जनरली सभी कंप्यूटर्स को एक्सेस करने की राइट्स होते हैं, है ना। वो उनको क्या करता है, मैनेज करता है। तो वो क्या करते हैं कि अब उनको पता चल गया हैकर को कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ये चेतन करके जो है ये वहां का आईटी पर्सन है, तो चेतन के बारे में क्या करें, पूरी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाले, क्योंकि चेतन क्या नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा वो, लेकिन अपना डेटा कभी भी क्या नहीं करेगा, ब्लॉक कर नहीं करेगा। करते हैं ना नेटवर्क इंजीनियर, करते हैं ना ऐसा, मैं भी करता था, है ना। तो मैं भी अपने जब तक का मैंने भी नौकरी करी, मैं भी ऐसे करता था कि बाकी सबका सब कुछ ब्लॉक कर देने का, लेकिन अपनी सोशल मीडिया साइट्स क्या करते थे, हमें अलाउ करके रखते थे। मेरे कंप्यूटर पे सब चलना चाहिए, बाकियों पे ठीक है यार, सब कुछ नहीं चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है समझ में, ये जनरल टेंडेंसी है हमारी। लेकिन इसी चीज का क्या करते हैं लोग, फायदा उठाते हैं, हैकर्स फायदा उठाते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, हमारी सोशल मीडिया साइट्स को जो है, जितने भी हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उन पे सर्च करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके क्या करते हैं, कुछ ऐसे थर्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बना के वो क्या करते हैं, वहां से ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपके ईमेल ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजते हैं, जिससे आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या लगे कि ये जो है आपके फेसबुक से कोई इनविटेशन आया है। तो वो क्या करेगा, देखा वहां पे ओके चेतन की फोटो दिख रही है और चेतन की तरफ से इनविटेशन आया फेसबुक पे, वो जनरली लोग क्या करते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट उसको क्लिक करके ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं, एक रास्ता बना के दे देते हैं हैकर्स को अंदर आने और बाहर जाने का, वहां से एक टनल बन जाता है। तो ईमेल्स के ऊपर भी हमें हर चीज पे, भले ही वो हमारा नाम है, लेकिन हमारे सिस्टम को छोड़ के बाकी सिस्टम्स के ऊपर भी हमारे नाम से अगर कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल से अगर कोई डेटा आ रहा है, उसको भी हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। अगर समझ में, यस सर। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी इस तरह की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करी जाती है हैकर्स के द्वारा, राइट। यस सर। सो इसके बाद आता है फायरवॉल्स। तो फायरवॉल क्या करते हैं, ये एक आपका बहुत ही बड़ा ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क बैरियर क्रिएट करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, आपका ट्रस्टेड जो है ये सोर्स है, जो आपके क्या करते हैं, आपके इंटरनल नेटवर्क को जितना भी ट्रैफिक है उसको बाहर जाते वक्त भी इंस्पेक्ट करते हैं, और बाहर से आने वाले सारे ट्रैफिक को, जितने भी पैकेट्स हैं उनको भी इंस्पेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके, जो रूल हमने लगा रखे हैं उसके हिसाब से चेक करने के बाद ही क्या करते हैं, इन और आउट करते हैं, ठीक है ना। तो फायरवॉल जो कहाँ, फायरवॉल इंस्टॉल कहाँ पे होते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका राउटर है, ये किसने दिया आपको, आईएसपी ने दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको आईएसपी ने दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने दिया, ये उसका क्लाउड नेटवर्क है। तो यहां से हमारा ये एक स्विच है, ये स्विच के ऊपर हमारा क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब यहां से हमने क्या करना है, सीधा राउटर्स को कनेक्ट नहीं करना है। जब भी हम फायरवॉल लगाएं तो उसकी लोकेशन क्या होती है, कि फायरवॉल की लोकेशन आपकी हमेशा जहां से मेन एंट्री हो रही है और मेन एग्जिट हो रहा है, वहां से आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। ये आपका फायरवॉल है, और ये क्या है, आपका राउटर है। अब राउटर से जितना भी ट्रैफिक है वो कहां पे आना चाहिए, सीधा पहले आपके फायरवॉल के वैन पोर्ट के ऊपर आना चाहिए। वैन पोर्ट पे आएगा तो ये क्या, ट्रैफिक को इन एंड आउट करेगा, वहां से आपको फिर पूरे रूल रेगुलेशन लगाकर फिर आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को छोड़ना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका जितना ट्रैफिक जाएगा ना, वो कहां से होकर जाएगा, वाया फायरवॉल जाएगा। अगर कोई बाहर से ट्रैफिक आ रहा है वो भी किसके थ्रू होकर आएगा, फायरवॉल के थ्रू होकर आएगा, है ना। तो फायरवॉल पुट अ बैरियर बिटवीन योर ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क। हम हमारे इंटरनल नेटवर्क को तो ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट को ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, इंटरनेट ट्रस्टेबल है, इंटरनेट पे विश्वास है आपको कि वहां पे सिक्योर रहेगा आपका सारा डेटा, नहीं, है ना। क्योंकि वहां पे बहुत लोग बैठे हैं ऐसे जो अनवांटेड पर्संस हैं, राइट। यस। So they use a set of
डिफाइंड रूल टू अलाउ और ब्लॉक ट्रैफिक। यहाँ पे फायरवॉल के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे रूल्स सेट करते हैं हमारे हिसाब से कि ये पैकेट को क्या करना है, अलाउ करना है, इस तरह का ट्रैफिक आए तो उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। एग्जाम्पल के लिए आपका HTTP किस पे आता है, HTTP कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है, सॉरी HTTP होना था, ये T और ये T और यहाँ पे P। HTTP कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है, ये पोर्ट करता है 80 के ऊपर। आपकी ईमेल किस पे काम करती है, अगर आउटलुक के अंदर ईमेल कॉन्फ़िगर्ड है तो उस पे कौन कौन से पोर्ट यूज होते हैं, 25 पोर्ट यूज होता है, 110 पोर्ट यूज होता है, 465 पोर्ट यूज होता है ना। तो ये फिर यहाँ पे कुछ और पोर्ट्स भी होते हैं, कुछ पे स्पेशल 953 वाले पोर्ट्स भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो, इन पोर्ट के हिसाब से भी ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। इस पोर्ट नंबर के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, अलाउ और ब्लॉक कर सकते हो। ये कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो। अगर आपने HTTP यहाँ पे पोर्ट 80 ब्लॉक कर दिया ना, तो आपके नेटवर्क के अंदर क्या होगा, ये ईमेल तो आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई भी वेब ब्राउजर पे अगर कोई भी ओपन करेगा, google.com लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, वहां पे पेज कैनॉट बी डिस्प्ले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसका जो ट्रैफिक जो है, जैसे वो वहां पे हिट होता है, कहां पे, फायरवॉल उस पैकेट को क्या करता है, आगे जाने नहीं देता, वहीं पे ड्रॉप कर देता है। तो वहां पे पेज कैनॉट बी डिस्प्ले आ जाता है। इस तरह से आप इस पे और क्या कर सकते हो, IP के द्वारा आप क्या पैकेट फिल्टरिंग कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे सिस्टम के ऊपर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 10.1 दे दिया, यहाँ पे आपने 10.2 दे दिया, यहाँ पे आपने 10.3 दे दिया। तो आप नहीं चाहते कि ये जो 10.2 वाला जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर क्या हो, इंटरनेट एक्सेस हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर फायरवॉल के अंदर एक एंट्री कर सकते हो कि जो 10.2 वाला है उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, उसके जितने, उसको क्या कर दो, आप ब्लॉक कर दो। जब आप ये 10.2 जो IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर दोगे ना, उसके ऊपर ना तो ईमेल चलेंगे, ना कोई उसके ऊपर कोई भी ब्राउजिंग होगी, किसी भी तरह का इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होने वाला। वो आपके इंटरनल नेटवर्क के साथ तो कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेट के साथ क्या नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यस आया बात समझ में। तो ये जो है आपका फायरवॉल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फायरवॉल जो हैं वो आपके सबसे ज्यादा ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो है आज की डेट में माने जा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। इसके बाद आता है इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। एन इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, जिसको IPS बोलते हैं, ये क्या करता है, स्कैन नेटवर्क ट्रैफिक टू एक्टिवली ब्लॉक अटैक्स। ये कोई एक ऐसा क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्या करती है, कंटिन्यू क्या करती है, आपके नेटवर्क के अंदर मॉनिटरिंग करती है, आपके नेटवर्क को कंटिन्यू स्कैन करती है। स्कैन करते रहने से वो क्या करता है कि जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब ये काम कैसे करता है, इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा अनवांटेड है, कौन सा वांटेड है। ये एक्चुअली काम करते हैं ग्लोबल थ्रेड इंटेलिजेंस के साथ में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या करा, ये आपने एक सर्वर लगा दिया, इस सर्वर के ऊपर में आपने जो है एक सॉफ्टवेयर लगा दिया यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल आपने वो सिस्को से खरीदा है ना, वो सॉफ्टवेयर आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब जब वो सॉफ्टवेयर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हो गया, वो डायरेक्टली किससे काम कनेक्ट हो जाता है, वो जो एक ग्लोबल, जो सिस्को ने अपना एक वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड के लिए एक सर्वर बना के रखा है क्लाउड पे, वहां पे वो क्या करते हैं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर कोई भी लूप होल मिलते हैं या कोई भी किसी भी तरह का वायरस अटैक होता है या कोई मालवेयर अटैक होता है या कोई रैंसमवेयर अटैक होता है, तो वो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अपडेशन होता है, वो अपडेशन कहाँ जाता है, वो हमारे सर्वर के ऊपर भी अपडेट आ जाती है। तो ये क्या करता है कि जब अपने नेटवर्क के अंदर जो है ना, जितना भी आपका नेटवर्क है उसको स्कैनिंग करता रहता है, तो जैसे इसको मिला कि ओके यहाँ पे पैकेट ए जो है वो क्या है, हार्मफुल है, तो अगर पैकेट ए आपके नेटवर्क के अंदर उसको मिलता है तो वो उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब ये ब्लॉक उसको कैसे पता चला, यहां से क्लाउड स्टोरेज से पता चला, है ना। ये है क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ इंप्लीमेंटेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लोबल थ्रेड इंटेलिजेंस बोलते हो, है ना। चाहे वो कोई भी जितने भी सॉफ्टवेयर आज की डेट में अवेलेबल है, इस तरह के IPS सिस्टम जितने भी अवेलेबल हैं, या नेक्स्ट जनरेशन जो है
आईपीएस सिस्टम अवेलेबल हैं, इन सब में क्या है, क्लाउड सिस्टम अवेलेबल। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम एंटीवायरस, उनको भी हमें अपडेट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? जी सर। वो अपडेट क्यों करते हैं हम उसको बार बार? क्योंकि उनके सर्वर के ऊपर तो वो लोग अपडेट कर देते हैं कि क्या गलत है, लेकिन हमारे पास लोकली वो चीज अवेलेबल नहीं हो पाती है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि भैया हमारे पास जो है वो चीज क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। तो हम उसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं मैनुअली। लेकिन ये जो इस तरह के जो इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं ना, ये ऑटो अपडेट्स पे रहते हैं, ये ऑटो अपडेट्स पे रहते हैं, ऑटो सिंकिंग करते रहते हैं पूरा। कहां से? ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस, जो उनके सर्वर्स लगे हुए हैं ना क्लाउड बेस के, उनके साथ ऑटोमेटिकली सिंक करते रहते हैं और हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं। जहां पे उनको कोई थ्रेट मिलता है वहां पे उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड आईपीएस स्कैनिंग, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर जो आपके काफी महंगे आते हैं। फिर आता है मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी, है ना। यहाँ पे साइबर क्रिमिनल जितने भी है ना आर इंक्रीजिंग, उनका जो है इंक्रीज होता है, टारगेट जो है उनका क्या रहता है, मोबाइल डिवाइस एंड एप्स, है ना। ये जो है अगर मैं हम बात करें तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर जो है 90% ऑफ आईटी ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस ऑन अ पर्सनल मोबाइल डिवाइस। कैसे? आज की डेट में हर कंपनी चाहती है उसका एम्प्लॉय क्या हो, कभी भी फ्री ना रहे, कभी भी फ्री ना रहे, उनका 24 घंटे काम करे। जैसे आप ईमेल की बात कर लो, आज की डेट में जितने एम्प्लॉइज हैं उनके पास क्या दे दिया जाता है, उनका जो ऑफिशियली ईमेल आईडी होता है वो उनके मोबाइल के ऊपर भी कॉन्फ़िगर करवा दिया गया है, ताकि वो क्या कर सकते, उसको एक्सेस कर सके कहीं पर भी हो। तो अभी जितनी भी हमारी इंटरनल एप्लीकेशंस है ना, जितने भी ईआरपी सॉफ्टवेयर हैं, अभी वो चीजें जो हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। लेकिन आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर जो है जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो एप्लीकेशंस के साथ में क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है हमारे मोबाइल्स की सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज की जो मोबाइल की सिक्योरिटी है ना, वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि उनके सिस्टम्स के अंदर उनको हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि जिस मोबाइल के ऊपर आप कंपनी की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, उस मोबाइल के अंदर आपको कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो और कौन सी नहीं करनी चाहिए। और उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा कि अगर अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस अगर आप डाउनलोड कर देते हो अपने मोबाइल पे, उससे क्या होगा कि उनका मोबाइल इफेक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर आपकी कंपनी की एप्लीकेशन का जो ऐप है वो भी डली हुई है, तो वो भी आपको क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि उस ऐप के जरिए क्या हो सकता है, आपके नेटवर्क तक इजीली कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यस सर। है ना। तो ये जो है आगे आने वाले कुछ 2-3 साल के अंदर हमें मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी के बारे में भी अपडेट होना पड़ेगा। इसके लिए भी जो है, जो अभी ऑटोमेशन की बात हो रही है ना, वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जा रहे हैं मोबिलिटी की तरफ, हर चीज ऑन द क्लाउड होने जा रही है। इसीलिए हमारी जो नेटवर्किंग है ना, वो भी क्या हो रही है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां पे जाना पड़ रहा है, नेटवर्किंग को भी हमें ऑन क्लाउड लेके जाना पड़ रहा है। ये जो प्रोग्रामेबिलिटी ऑटोमेशंस जो है ना नेटवर्किंग के अंदर, ये इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ही नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्किंग का, जो कि सबसे बड़ा स्टेप जो है सिस्को ने ले लिया है ना। तो अभी इसके बाद आता है नेटवर्क सेगमेंटेशन। अब ये नेटवर्क सेगमेंटेशन कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका जो है एक कोर स्विच है। अब यहां से आपके पास जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग स्विच है। ये एक अलग स्विच जा रहा है, यहाँ से एक और स्विच जा रहा है, ये स्विच लगा है। यहाँ पे 2-3 कंप्यूटर हैं कनेक्टेड, यहाँ 2-3 कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ 2-3 कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इन सभी को क्या कर सकते हो, ग्रुप वाइज में अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। कैसे? अब ये जो है इसको क्या करो, एक ग्रुप अलग में डाल दो, जिसको हम वीलैन कहते हैं, मैनेजमेंट के अंदर वीलैंस बोलते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इनको क्या करो, ये वाले को अलग ग्रुप में डाल दो, इसको अलग ग्रुप में डाल दो। ये है नेटवर्क सेगमेंटेशन। मतलब पूरे हमारे एक नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। इससे बेनिफिट क्या होता है
किससे, फॉर एग्जांपल अभी ये जो नेटवर्क है, ये वाला आपका ए नेटवर्क है, ये आपका बी नेटवर्क है, और ये आपका सी नेटवर्क है। तो यहाँ पे ए नेटवर्क के जितने भी यूजर है ना, वो क्या है, बराबर काम कर रहे हैं, तो ये तो बराबर चल रहा है नेटवर्क। अब आपका सी नेटवर्क वाले जो यूजर हैं, ये भी बराबर काम चल रहा है। लेकिन ये जो बी वाले हैं ना, तो यहाँ पे जो है इसको कुछ फ्री टाइम मिला, तो इसने क्या करा, अनऑथराइज वेबसाइट पे चला गया। अब उसके चलते क्या हुआ कि इस नेटवर्क के अंदर क्या आ गया, वायरस आ गया। ठीक है ना। अब वायरस कहाँ पे कम्युनिकेट कर सकता है, जहां तक ये नेटवर्क कम्युनिकेट कर सकता है, यस सर, वहीं तक वायरस भी इंपैक्ट करेगा, है ना। तो अब हमने क्या कर रखा है कि ये तो एक अलग ही नेटवर्क बना के रखा है, तो वो क्या करेगा, वायरस आपका यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसको इंपैक्ट करेगा, यहाँ पर जो सिस्टम है इसको इंपैक्ट करेगा, लेकिन आपका ये नेटवर्क ए और नेटवर्क सी जो आपने अलग अलग डिवाइड करके रखा है, वहां पे इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। यस सर, राइट। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके पास कोई मेजर सिक्योरिटी करने के लिए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, स्विच तो चाहिए है। ये तो जी। सबसे बेसिक लेवल हो गया भाई, बिना स्विच के तो नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती, जी। है ना। तो स्विच के अंदर हम अनमैनेज से छोड़ के मैनेजेबल में चले जाएं, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये नेटवर्क सेगमेंटेशन के अंदर जाकर और उसको अलग अलग वीलैंस के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी की सबसे पहली सिक्योरिटी लेवल जो है वो क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आया समझ में क्या है नेटवर्क सेगमेंटेशन? यस सर। अब इसके बाद आता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्या करते हैं, हमारे पूरे नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। हमारा इसमें क्या होता है, ये जब आप ऐसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है ना, ये आपके सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर आते हैं, काफी महंगे आते हैं, ठीक है ना, बड़े नेटवर्क्स में ही आपको देखने को मिलेंगे, छोटे में नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसे में क्या होता है कि अब यहाँ पे आपने सर्वर लगाया, इसके अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब ये सॉफ्टवेयर करता क्या है कि आपका ये नेटवर्क है, यहाँ पे स्विच है, फिर यहां से एक और आगे जाके स्विच बना हुआ है, इसके साथ आपके यहाँ पे 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, यहां पर 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब सब ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंटिन्यू हमारे पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता है। मॉनिटर कैसे करता है, अब यहां पर ये जो सिस्टम है इसके ऊपर कोई भी क्या हुआ, कोई भी वेबसाइट ओपन हो रही है, कोई भी हमारी इवेंट मैनेजमेंट हो रही है, तो हमारा जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सिस्टम के अंदर लॉग होती है कि नहीं होती है, हर चीज का लॉग जनरेट होता है हमारे सिस्टम में। यस सर। ये क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन सभी सिस्टम्स के अंदर से लॉग को जैसे वो जनरेट होते हैं उसकी कॉपी ला लाकर यहाँ पे अपने पास रखता रहता है। अब ऐसे में सपोज कर लो कि कोई एक हैकर आया, वो सीधा जाकर आपके ये वाले सिस्टम पे इंपैक्ट किया, उसने आया इस सिस्टम के अंदर से इंफॉर्मेशन उठाई और ले जाके चला गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा ना, तो एक इवेंट जो जनरेट हुआ, वो इवेंट को क्या करा, इसने नोट करके अपने पास रख लिया। अब ये हैकर ने क्या करा, अपना काम करा, अपना काम करने के बाद यहां से वो क्या करे, अपने फुटप्रिंट जो है ना उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फुटप्रिंट को डिलीट करके वो तो अपना काम करके वापस चला गया, लेकिन अगर हम अपने इस सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे तो यहाँ सिस्टम के ऊपर तो हमें उसके फुटप्रिंट नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम ऐसे ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को देखेंगे ना, वहां पर हमें क्या मिल जाएगी, वो लिस्ट मिल जाएगी कि क्या हुआ है इस सिस्टम के ऊपर। जी सर। आई बात समझ में? जी। तो ये चीज जो है आपकी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आती है ना। तो ये जो है आपका तरीका है। इसके बाद आता है वीपीएन। अब वीपीएन भी एक तरीका क्या है, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये इंदौर के अंदर है लोकेशन और ये आपका मुंबई लोकेशन है। अब मुंबई के अंदर आपका यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस है और यहाँ पे इंदौर के अंदर जो है एक आपका हेड ऑफिस है, ठीक है ना। हेड ऑफिस इंदौर के अंदर है और आपका ब्रांच ऑफिस आपका मुंबई के अंदर है ना। तो ऐसे में अब आप क्या चाहते हो कि हेड ऑफिस और मुंबई के बीच में आपको कनेक्टिविटी लेनी है, तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आईएसपी के नेटवर्क के थ्रू जाना पड़ेगा। यस सर। है ना, यहां पर भी एक आईएसपी होगा, यहां पर भी एक आईएसपी होगा, तो वो हमें क्या करेंगे, इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
अब लेकिन आईएसपी है तो इसका नेटवर्क क्या है, हमें नहीं पता ये आईएसपी ने अपना नेटवर्क से कितना सिक्योर करके रखा है ना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम उसका रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा डेटा इसके जरिए ट्रेवल करवाएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि अगर इसने अपना नेटवर्क ज्यादा सिक्योर नहीं करके रखा तो हमारा डेटा जो है वो क्या हो सकता है, रास्ते में से ही हैक हो सकता है जी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए या तो यहाँ पे राउटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर राउटर का कर रहे हैं तो यहाँ पर भी राउटर पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी अगर राउटर लगाना पड़ेगा, अगर इधर फायरवॉल है तो इधर भी फायरवॉल आपको लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप अगर फायरवॉल टू फायरवॉल क्या करते हो, आप इस पूरे आईएसपी के नेटवर्क को यूज करके एक स्पेशल अपना प्राइवेट नेटवर्क रेडी कर लेते हो जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, ठीक है ना, ये होती है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। अब ऐसे में जब हम ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करते हैं ना तो ये आईएसपी के नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा को सिर्फ ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन वहां से क्या डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो इस आईएसपी को नहीं पता चलता। अगर इसके आईएसपी के बीच में सपोज करो यहाँ पे कोई जो है आपका फिशिंग अटैक लगा हुआ है तो फिशिंग अटैक वाले को भी क्या नहीं होगा, हैकर को नहीं पता चल पाएगा कि हमारे इस टनल के अंदर से कौन सा डेटा जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ये क्या कर रहे हो आप, अपने पूरे दोनों के बीच के क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनट्रस्टेड नेटवर्क से एक ट्रस्टेड नेटवर्क रेडी करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वीपीएन नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो वीपीएन भी जो है वो आपका एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। इसके बाद आता है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो जब उनके पास टाइम होता है ना, थोड़ा सा टाइम फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, कई बार वो देखते हैं कि यार ठीक है मेरा जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल कोने में पड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मेरे पास टाइम है तो वो अपना क्या करते हैं कि या तो सोशल मीडिया साइट्स खोल लेंगे या ऐसी अनवांटेड साइट्स को ओपन करने में लग जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कई बार कोई वायरस अटैक्स हो जाते हैं, मिलिशियस सॉफ्टवेयर जो हैं वो आ जाते हैं, थ्रेड कुछ हमारे पास जो है रैंसमवेयर अटैक भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने स्टाफ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स हैं तो इनको क्या करना है, हमें ब्लॉक करके रखना है, ठीक है ना। ऐसी जो भी हमारी अनवांटेड जो वेबसाइट्स हैं जिन पे लोग नहीं जाने चाहिए उनको क्या करके रखना है, ब्लॉक करके रखना है, ताकि उनके पास जब टाइम हो भी तो अगर वो अनऑथराइज वेबसाइट पे जाएं या सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जाएं तो मैं बता दूं आपको 80% जो अटैक्स होते हैं ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। जी सर। 80% अटैक आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजों को ब्लॉक करके रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे आपको कोई ऐसा क्या कहते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर बंदा पर्सन है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कंपनी ने अपॉइंट करा है तो आप क्या करो, उसके जो सिस्टम है ना उसके सिस्टम को क्या करो, अलग एक ग्रुप के अंदर डाल दो, अलग वीलैन के अंदर डाल दो। उससे क्या होगा, अगर कोई वायरस अटैक होगा भी, कुछ होगा भी तो पर्टिकुलर वही सिस्टम इफेक्ट होगा, बाकी आपका नेटवर्क क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। सेफ रहेगा। आई बात समझ में। तो वेब सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे भी दिमाग लगाना है कि किस तरह से हम अपनी वेब सिक्योरिटी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। इसके बाद आता है वायरलेस सिक्योरिटी। अब वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सीलिंग के अंदर या फिर कहीं पर भी हम क्या करते हैं, एक वाईफाई जो है राउटर लगा देते हैं या एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं। उससे क्या होता है, कोई भी उस नेटवर्क जो है उससे हमारे लैपटॉप उसके या मोबाइल जो है उसकी रेंज में आता है, उसको क्या मिलने लग जाते हैं, सिग्नल मिलने लग जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी जो एसएसआईडी है ना, एसएसआईडी को क्या करके रखना है, हमेशा हाइड करके रखना है। हाइड करके रखने से क्या होगा कि जिस जिसको हम ऑथराइज करेंगे, अब जैसे ये लैपटॉप को आपको ऑथराइज करना है तो आप इसका क्या कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर जो है आईपी मैन्युअली डाल दो, पर आईपी मैन्युअली डालना हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो मैक एड्रेस है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैक एड्रेस क्या करेंगे, इसका मैक एड्रेस लेंगे और हमारा जो ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट है उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे ये लैपटॉप जो है वो इसकी रेंज में आएगा तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली इसको सिग्नल प्रोवाइड करने लग जाएगा। लेकिन बाकी जितने भी डिवाइस आएंगे उनको जो है ये वो इसकी रेंज में तो होंगे लेकिन उनको क्या नहीं मिलेगा, एक्सेस नहीं मिलेगा। यस ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है वायरलेस एक्सेस कंट्रोलर सिस्टम्स आते हैं, जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं वहां पे जो है वायरलेस मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोलिंग सिस्टम जो है आते हैं, सर्वर्स आते हैं, हार्डवेयर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो उनके जरिए क्या होता है कि हम सारी की सारी अपने जितने भी तरह के रूल रेगुलेशन लगाने होते हैं, जिस तरह से फायरवॉल के अंदर लगाते हैं वैसे हम उनके अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जितने भी एक्सेस पॉइंट्स होते हैं या वाईफाई डिवाइस होते हैं उनको आपस में कंट्रोलिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल कर देता है। तो इसको कहते हैं वायरलेस सिक्योरिटी, राइट। इसके बाद आता है आपका थैंक यू। तो ये हमारे जो है सारे के सारे क्या हुए, टाइप है। अब इनमें से जो भी चीज हमारे पास अवेलेबल हो हमें क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करके रखना है। अगर घर के अंदर भी हम क्या करें, अगर कोई एक वायरलेस राउटर लगा के अपने पूरे नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे हैकर क्या करते हैं, उसी एक्सेस पॉइंट के जो सिग्नल्स है ना, जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बार बार डिस्कनेक्ट करके जो है उसको कनेक्ट करने की जो है उसमें से एक उनके पास कमांड होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए वो क्या करते हैं, आपके वाईफाई का जो है पासवर्ड निकाल सकते हैं। क्यों, ये सपोज कर लो ये आपका क्या है, एक्सेस पॉइंट है और यहाँ पे आपका एक लैपटॉप है जी। अब आपका लैपटॉप जो है वो क्या है, इसके साथ में कम्युनिकेट है वायरलेस के द्वारा, है ना। तो ये कैसे कनेक्टेड है, जब भी लैपटॉप इसको कनेक्ट करते हो तो ये आपको क्या करता है, ऑथराइज करता है। तो वो क्या करते हैं कि आपके बार बार जो है इसके जो सिग्नल्स है ना, उन सिग्नल्स को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए जाम करते हैं। तो जैसे सिग्नल जाम होते हैं आपकी कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो वापस से वो जैसे चालू करते हैं तो ये आपका जो लैपटॉप है वो क्या करता है, वापस कनेक्टिविटी बनाता है, तो ये वापस उसको क्या करता है, ऑथराइज करता है। तो इसी का वो क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। जो पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे थे उन्हीं पैकेट्स को वो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद वो क्या करते हैं, पासवर्ड का पता लगा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप अगर वो इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, आपके लैपटॉप को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यस सर। ठीक है ना। तो अपने वाईफाई के लिए भी अपने को हमेशा क्या करना है, अपने जो मैक एड्रेस है ना, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, वो हमेशा इसके अंदर क्या करके रखना है, कॉन्फ़िगर करके रखना है जी। अगर ये इसको करेगा भी कनेक्टिविटी ना, तो वो किससे ऑथराइज करेगा, पासवर्ड से ऑथराइज नहीं करेगा, वो किससे ऑथराइज करेगा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस अगर ये लोग बार बार आपके सिग्नल को जैम और चालू करके पैकेट को ट्रेस भी करते हैं तो उनको क्या मिलेगा, सिर्फ मैक एड्रेस मिलेगा जी। और मैक एड्रेस से हैकिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। यस। ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये चीजें हमें जहां पर जैसा भी हो हम इंप्लीमेंट करते रहें जी। ठीक है। तो बस इसके बाद हमारा एक ही सेशन बचा है थ्योरेटिकल में, जो कि है वायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कल जो कर लेंगे अपन कवर, और परसों से जो है बाकी हमारे सारे के सारे प्रैक्टिकल सेशन ही पूरे के पूरे 100% प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। पहले मैं आपको स्विचेस के बारे में बताऊंगा, फिर जो है उसके अंदर राउटर्स के अंदर भी काम कैसे किया जाता है मैनेजेबल के अंदर, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत सारा काम है उसके अंदर भी सीखने के लिए। ठीक है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट।